हाय एवरीबॉडी, हेलो एंड व्हाट्सअप। सब ठीक है? बढ़िया। तो आज हम करेंगे ह्यूमन बॉडी का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने किया था डाइजेशन, जिसमें हमने चीज़ें देखी और जहाँ हमने देखा कि फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। तो फाइनली फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, राइट। मतलब डाइजेस्ट होता है वहाँ जाकर, और वहाँ से उसको वो प्रॉपर फर्दर प्रॉपरली कंप्लीटली ब्रेक डाउन वहाँ होता है, और वहाँ से उसको ब्लड उठा लेता है, जो मैंने आपको बताया था, ब्लड उठा लेता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, आपकी ऑर्गन्स में फूड को पहुँचाता है ताकि एनर्जी मिल सके। इतना हमने डाइजेशन में पढ़ा था। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तभी जाता है जब फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था ह्यूमन बॉडी के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में। एक्चुअली पार्ट 2 हमारा यही है कि रेस्पिरेशन क्या है। तो देखो, इसी से लिंक करेंगे इसको और बहुत इजीली सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये बायो है, ह्यूमन बॉडी है, इतनी आसान तो नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में आप चीज़ें बहुत आसानी से, आपको आपको पूरा दिमाग लगा के यहाँ चीज़ों को सुनना होगा, राइट। मेरी बातों को सुनना होगा और एक एक चीज़ को ध्यान देना होगा। तो स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। नो यू विल से कि चलो पहले मैं अपना स्लाइड खोलती हूँ। ओके, इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व सम स्टेप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहा है रेस्पिरेशन, और वो क्या है? वो है ब्रीदिंग, वो है एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। राइट इट डाउन आफ्टर सेल्यूलर, यू राइट इट डाउन प्लीज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन लिख लो वहां पर सेल्यूलर के बाद, लिखना भूल गई हूँ मैं। ओके, अच्छा। तो व्हेन आई आस्क यू दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो यू से कि भाई टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो मतलब ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, दैट इज रेस्पिरेशन। सो ठीक है, फाइन, दैट इज रेस्पिरेशन। सो व्हेन आई आस्क यू दैट व्हाट इज ब्रीदिंग, देन ब्रीदिंग क्या है फिर? सांस लेना क्या है? ब्रीद करना क्या है? तब भी आप वही चीज बोलते हो कि टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? मतलब आप समझे इस चीज को, दैट कि रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। ब्रीदिंग सांस लेना और सांस छोड़ना है, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, तो ये होगा ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बिगर पार्ट, ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक छोटा पार्ट है रेस्पिरेशन का, जो रेस्पिरेशन में एक्चुअली मदद करता है। फाइनली जो हम समझे वो ये समझे कि रेस्पिरेशन एक बिगर पार्ट है, एक ऑलमोस्ट एक प्रोसेस है। ब्रीदिंग उसकी हेल्प कर रहा है। ब्रीदिंग उसकी हेल्प कैसे कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। देखो, समझेंगे अभी। यहाँ सबसे पहले हम इसको समझेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यहाँ आते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज बेसिकली रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फूड को जब ब्रेक डाउन, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि दैट इज व्हाट वी वर डूइंग इन डाइजेशन। इसी चीज को तो हम डाइजेशन में कर रहे थे। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन फिर क्या है? देखो, बिल्कुल अनजान नहीं बनेंगे इसको, इसको साइंस स्टूडेंट्स की तरह देखेंगे। देखो, हमारा जो फूड का ब्रेक डाउन हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो ग्लूकोज में जाकर ब्रेक डाउन हुआ उनका। अब ये जो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं, ब्रेक डाउन हो चुका है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली ये वहां पे है। ब्लड क्या करता है? खुचुक 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 कूदता हुआ आता है, उसको वहां से उठाता है ग्लूकोज को, और बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में जा करके डिफरेंट, जैसे मान लो आपके है, आपके मान लो हैंड में ग्लूकोज, मतलब मसल में ग्लूकोज पहुंचा, तो अब ब्लड ने उसको पहुंचाया,
ठीक है। ब्लड ने उस ग्लूकोज को आपके मसल में पहुंचाया। मसल में क्या है, एक्चुअली ये एक ऑर्गन है और उस ऑर्गन में क्या है, टिश्यूज हैं। टिश्यूज किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो फाइनली मतलब सेल्स में पहुंचा दिया, ठीक है, ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचा दिया। वहां ग्लूकोज सेल्स में जाकर और डिवाइड हो, फर्दर ब्रेक होता है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो ग्लूकोज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ था, वो फर्दर ब्रेक डाउन उसका होता है जाकर के सेल्स में, और वहां पे जब उसका ब्रेक डाउन होता है तब वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या क्या, रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में यूज होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में यूज हो रही है, इसकी मदद के बिना या इसकी प्रेजेंस के बिना, है ना, यानी कि ऑक्सीजन जरूरी है, इसकी प्रेजेंस के बिना हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते, हम एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। हम क्या मतलब, हमारी बॉडी में जो सेल्स है, हमारे ऑर्गन्स में जो सेल प्रेजेंट है, उसी में जा रहा है ना ग्लूकोज, उसमें जा करके वहां पे वो और ब्रेक होता है, तब जाके एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस में यूज होता है ऑक्सीजन। फिर रिपीट कर रही हूं, तो ऑक्सीजन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप समझे ऑक्सीजन कहां से आई, ऑक्सीजन हमने अंदर ली, हमने ब्रीद किया। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज हेल्पिंग रेस्पिरेशन, हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कैसे, ऑक्सीजन देकर, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन समझ गए क्या होता है, डाइजेशन भी समझ गए थे क्या होता है, कि ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फर्दर उसका ब्रेक डाउन रेस्पिरेशन में होता है जाकर के। तो आपको इस चीज को 100% क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर ये चीज आपको हो गई होगी, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस नामुमकिन सा है। पर हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ बिना 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 भी ये प्रोसेस कहीं ना कहीं होता जरूर है। तो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी, ये भी पार्ट है उसका एनसीईआरटी का। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आखिरकार रेस्पिरेशन होता क्या है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज बेसिकली रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन दिस प्रोसेस, ठीक, फाइन। तो जैसा कि यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखे हैं, इसमें से ब्रीदिंग तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन हो गई हैं, पर अभी आपको समझ नहीं आई है, वो मैं जानती हूँ। वो अभी आपको पूरी वीडियो तक, एंड तक जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस इतना क्लियर हो जाएगा कि आप बोलोगे कि हाँ भाई रेस्पिरेशन आज समझ आया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि फूड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या था, वो डाइजेशन वाला जो पूरा पाथ था, उसको हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला था। अगर आपने डाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच दैट। वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, उससे पिछली बार तो क्वेश्चन आया ही था। मे बी इस बार भी क्वेश्चन उसी से आ जाए, या रेस्पिरेशन से आ जाए, या आगे आने वाली ह्यूमन बॉडीज की वीडियो से आ जाए, मतलब कहीं से भी आ सकता है। तो बेसिकली वी नीड टू लर्न, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मग अप एवरीथिंग। मतलब क्या करोगे यार, उसको समझना है, ठीक है। अच्छा, तो एलिमेंट्री कैनाल वो पाथवे था। तो फूड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम देयर फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी कि मैंने बोला, जो मैंने पिछला भी समझाया, वो यही है कि यहाँ से जब एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड कौन उठा लेता है, ब्लड उठा लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। डिफरेंट ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यू से, टिश्यू बना होता है सेल से, और सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, देखो बायो वाले स्टूडेंट बिल्कुल जानते हैं सेल के बारे में, लेकिन जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो देखो सेल्स बनाते हैं क्या, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सेल क्या है और मतलब कैसे होता है, तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ हल्का सा, एक आपका दिमाग में आ जाएगा। देखो सेल कुछ इस तरह से है, मान लो जैसे आपका रूम हो गया, रूम की वॉल है, ऐसी ये सेल की वॉल है, ठीक, ये सेल की वॉल है। सेल के अंदर, आपके रूम के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसी हवा के कारण हम रह पाते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी ऐसे करके आपको चीजें, ये साइटोप्लाज्म ऐसा
फ्लूइड टाइप जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, जैसे रूम के अंदर हवा। इसी तरह से रूम के अंदर बेड है, चेयर है, टेबल है और काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह से इस सेल में भी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कोई एक जगह न्यूक्लियस है, एक जगह कुछ है, एक जगह आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ आएगा। माइटोकॉन्ड्रियाज हैं और कहीं आपका लाइजोसोम्स, अब बहुत चीज़ें हैं, जब मैं सेल पढ़ाऊंगी तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये देखा कि सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में आपके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। तो बेसिकली ये सेल होता है। तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मतलब कि जो भी फूड यहां से आया है वो साइटोप्लाज्म, ब्लड उसको लेकर जा रहा है और साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां पे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एनर्जी है रेस्पिरेशन में, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। लिख लीजिए, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ठीक, फाइन। ये अभी हम आगे पूरा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर क्या, आपको एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़ानी है तो उसमें सारी चीज़ें लाइन वाइज आएंगी। तो ये इंट्रोडक्शन था कि आपको फील आ जाए रेस्पिरेशन का। ठीक, तो अभी तक आपको समझ आया कि रेस्पिरेशन हो क्या रहा है, आखिरकार हमारी बॉडी में हो क्या रहा है, जिसको हम रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन आज तक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन आज तक बोलते आए हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं हमारा फूड जो है जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन का यूज करके। फाइन, अब जरा हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है। हम ब्रीद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, ब्रीद कर रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है। कहाँ से ब्रीद करते हैं, मुंह से कि नाक से कि कान से कि नाक से आंख से, बिल्कुल नाक से। नॉस्ट्रिल्स जो नोज है आपकी, वहां से ही आप ब्रीद करते हो। मुंह से तो तब करते हो जब आपकी नाक बंद हो जाती है। ठीक है, तो जरा हमको एक पाथवे जरूर देखना है, देखना पड़ेगा। ठीक है, पाथवे ये है आपका, पर अभी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा, क्योंकि यार जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं आपकी बॉडी में नाक कहाँ है, कान कहाँ है और कहाँ से बॉडी में से एयर निकल रही है, तब तक आपको ये लिख लो, बेशक लिख लो, और लेकिन समझ तभी आएगा। समझना है ना, माइंड में पिक्चर क्लियर करनी है। तो वहां चलते हैं जहाँ पे मैं आपको लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे, ये हमारा मुंह है और हमारा गला, नेक है, ये सब कुछ है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि यहाँ से हमने खाना जैसे अंदर लिया और यहाँ से फूड जो है यहाँ से होता हुआ ईसोफेगस में गया। ठीक है, ये तो फूड का रास्ता था, फूड का रास्ता था। और हमने ये पढ़ा था कि जो फेरिंग्स है, अगर याद हो मेरी लाइन याद हो मेरी, जो मैंने बोले थे डाइजेशन में शब्द, वो याद है अगर आपको, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको याद है, तो वहां पे जो फेरिंग्स था वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा था। एक ट्रैकिया में जिसको हमने विंड पाइप बोला था, और एक ईसोफेगस में जिसको हमने फूड पाइप बोला था। इन दो में डिवाइड हो रहा था ताकि हमारा खाना विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, और अपना रास्ता वो ईसोफेगस की तरफ ही बनाए, यानी कि फूड पाइप की तरफ ही बनाए। उसके लिए प्रेजेंट था यहाँ पे एपिग्लॉटिस, जो उसका रास्ता फूड पाइप की तरफ कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था कि खाना विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी है। ये जो आपको चीज दिख रही है, ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये एपिग्लॉटिस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही प्रोटेक्ट कर रहा है फूड को। ठीक है, ठीक है, फाइन। ये तो रास्ता था हमारा खाने का, ये खाने का रास्ता था, ये आप याद रखेंगे। मैं अब इसको हटाती हूँ, लेकिन हमें क्या लेना है, अब एयर अंदर लेनी है। तो हमारी नॉस्ट्रिल ये है और एयर यहाँ से अंदर जाएगी। ये नेसल, देखो ये नॉस्ट्रिल है, और ये जो है ना, ये चीज जो है आपके नाक वाली चीज जो होती है जहां से एयर ऐसे जाती है, इसको कहते हैं नेसल। नेसल पैसेज कह लो या नेसल चैम्बर कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हमने देखा कि एयर अंदर चली गई, एयर यहां से अंदर गई और ये आपके फेरिंग्स रीजन में एंटर करी।
फेरिंग्स, ये रीजन या ये रीजन जो है फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स रीजन है। इसको आपको बता चुकी हूँ मैं पिछली वीडियो में, आप प्लीज बिल्कुल ऐसे अनजान मत बनना, ठीक है, फेरिंग्स रीजन है। तो अभी क्या हुआ, फेरिंग्स रीजन में आकर के आपकी जो एयर है यहाँ आई, और ये अब फूड के रास्ते पे नहीं जाती है, ये सीधा इस रास्ते पे आती है। फूड का रास्ता ये है, ठीक है, फूड का रास्ता ये है और एयर का रास्ता ये है। हमें ऑक्सीजन अंदर पहुंचानी है, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये फूड का रास्ता था। ओके फाइन। अब यहाँ ये रीजन फेरिंग्स का था। फेरिंग्स के बाद एक रीजन आता है जो कि है लैरिंग्स का। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है। क्या है, साउंड बॉक्स है जो आपकी साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इसी से आप आवाजें निकालते हो, ठीक है, फाइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो ये तो हो गया आपका साउंड बॉक्स जो कि है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के ये कुछ पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उसको आपको जो है ध्यान नहीं देना है, जो बता रही हूँ सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है, जो बता रही हूँ सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। तो यहाँ तक एयर पहुंची थी, फेरिंग्स में पहुंची थी, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में पहुंची थी जो आपका साउंड बॉक्स है। उसके बाद ग्लॉटिस, ये जो कट दिख रहा है आपको, ये कट एक तरह से कट नहीं है, ये ग्लॉटिस, इसको कट नहीं कहेंगे हम, एक प्रेजेंट होता है आपके नेक रीजन में, ये प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर ग्लॉटिस कवर है, यही आपका रास्ता बनाता है ट्रैकिया की तरफ, यानी कि विंड पाइप की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्लॉटिस से होती हुई एयर जो है आपकी ट्रैकिया में जाती है। तो अब ये जो रिंग लाइक, ये जो ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया यानी कि ये आपका विंड पाइप है। तो आपको रास्ता समझ में आया कि भाई यहाँ से नोज से गया, नेसल चैम्बर से गई, फेरिंग्स से हुई, फेरिंग्स से होते हुए ये लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से होते हुए ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के बाद ये ट्रैकिया, ठीक है, समझ आ गया, ट्रैकिया में चली गई, फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो ट्रैकिया पे पहुंचे, जो मैंने बताया कि एयर यहाँ पे एंटर करेगी। ट्रैकिया में एंटर करते करते जब एक पोर्शन आएगा, एक पार्ट आएगा जहाँ पे ट्रैकिया इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिनको हमने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये डिवाइड कहाँ पे होता है, ये थोरैसिक वर्टिब्रे जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके 5th वर्टिब्रे पे ये डिवाइड होता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, इसको भी इमेज से समझा देते। अगर आप इस इमेज को देखो तो आपको एक चीज समझ आएगी, ये बैक पोर्शन है और ये ह्यूमन बॉडी में ऐसे देखो, ये एक टाइप की स्पाइन प्रेजेंट है ना, जिससे हमारा बॉडी एक्चुअली में, हमारी जो पूरी बैक पोर्शन है वो फिट रहता है, वो एक उसमें पोस्चर में प्रेजेंट होता है, मुड़ता तुड़ता नहीं है। तो इसी तरह से ये जो प्रेजेंट है, इसको कहते हैं, ये वर्टिब्रा है, ठीक है, ये वर्टिब्रा है। और इसमें पार्ट्स देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, इसमें 12 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कितने प्रेजेंट होते हैं, 12 प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, अरे यार, प्रेजेंट होते हैं कितने, 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही बैठ रहा है, 12 आपके वर्टिब्रे प्रेजेंट हैं। और ये 1 2 3 4 5, इस 5th पे आके ये आगे के पोर्शन पे, आगे के पोर्शन जब हम देखेंगे तो वहां पर ये 2 ब्रोंकाई में बट जाता है, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, और वो लंग्स में घुस जाता है, ठीक है, वहां से वो लंग्स में एंटर करता है। सबको समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आया। तो ये T5 यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रे का जो 5th पार्ट है, जो 5th वर्टिब्रे है, वहां पे आपका ट्रैकिया डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ T5 पे इसने डिवाइड कर दिया, और ये लंग्स में एक्चुअली में ये 2 ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ लंग्स बना दूं ऐसे करके, ऐसे लंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये लंग्स आपकी प्रेजेंट है। तो ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्रोंकाई है, कलर चेंज अगर हम कर ले, तो ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स में एंटर कर चुके हैं, इनको हमने प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिया है, फाइन। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई जाकर के फिर और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं,
ऐसे ये चीज है ना, ये चीज। तो इनको क्या कह रहे हैं हम, इनको कह रहे हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई। जैसे पेड़, एक पेड़ का ब्रांच, जो ब्रांचेस होती हैं, कि जैसे ये आपका आ रहा है ट्रैकिया और ये आया आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, इस तरह से ट्री होता है ना। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई जाकर के फर्दर ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, फर्दर डिवाइड हो जाता है एक ट्री की तरह। तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में से और निकलते हैं, और निकलती हैं चीजें। अगर देखें सेकेंडरी ब्रोंकाई में से और ब्रांचेस निकल रही हैं, ये छोटी छोटी, ये वाली, ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी, ये इनको कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। कौन सी ब्रोंकाई, टर्शरी, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्शरी ब्रोंकाई इनको कहते हैं। फाइन, ठीक है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई कि ये क्या है। ट्रैकिया आकर के फिफ्थ थोरैसिक आपके वर्टिब्रे पे ये डिवाइड हुआ था प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड हुआ फिर टर्शियरी में, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आपका पोर्शन है, ये होता है ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये एकदम 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 जो एंड हो रहा होता है ना, जो एंड हो रहा होता है बिल्कुल, वो चीज ब्रोंक्यूल कहलाती है, जिनको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं, यानी कि एंड पे है एकदम, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इस इमेज में दिखाया नहीं हुआ है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेप लाइक, ठीक है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहते हैं हम, हर जगह प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल पर, ठीक है, टर्मिनल पर। इनको कहते हैं हम एल्वियोलाई। आपका ये जानना बहुत जरूरी है सारी चीजें, इनको कहते हैं हम एल्वियोलाई। देखिए जो पिंक में गोल गोल बना हुआ है, ये एल्वियोलाई है जो लंग्स में प्रेजेंट है। अब मैं अगर इनका, एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिनका फंक्शन होता है एक्सचेंज करना ऑक्सीजन और CO2 को। अब जो एल्वियोलाई एक्चुअली में देखो, हमने सांस ली, हमारी लंग्स में गई, ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए सारा पहुंचा अंदर तक, लंग्स तक पहुंचा, लंग्स के बाद इनमें ये पहुंचा, ये जो एल्वियोलाई है गोल गोल, इनमें पहुंचा। और उसके बाद ऑक्सीजन इनमें पहुंचने के बाद ब्लड तक पहुंचती है, ठीक है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन को इन एल्वियोलाई में से ले लेता है। इसीलिए एल्वियोलाई एक तो पहली बात बहुत टाइनी होते, मतलब थिन होते हैं और बहुत डेलिकेट से होते हैं, ताकि आराम से ट्रांसफर, ताकि आराम से एक्सचेंज हो सके, क्योंकि इनको ऑक्सीजन देना भी है ब्लड को, और ब्लड जब पूरे बॉडी में घूम करके कार्बन डाइऑक्साइड लाता है तो एल्वियोलाई को ही देता है। तो एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी होता है, ताकि वो बाहर भी निकाल सके, है ना, वापस से वही जब यहाँ से CO2 वापस आएगी तो ऐसे फिर प्रोसेस से बाहर निकलेगी, ठीक है, डन। तो ये चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। तो एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये वर्क हॉर्स है, ये वर्क हॉर्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक्सचेंज ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज एल्वियोलाई ही करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज का प्रोसेस कौन कर रहा है आपके लंग्स में, एल्वियोलाई कर रहे हैं। ये इरेगुलर होते हैं, एयर से भरे हुए होते हैं, टाइनी होते हैं। 600 मिलियन एल्वियोलाई एक अडल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लंग्स देखिए, एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि ये जो लंग्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन होता है इनका, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। तो इस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरा, ठीक है, प्लूरा प्रेजेंट होता है। अब आपको जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि प्लूरा वगैरह क्या होता है, प्लूरा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपका लंग वंग का सब कुछ समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो जाकर के वो पैसेज से पूरा होते हुए जाकर के कहाँ पहुंचती है, आपके एल्वियोलाई में पहुंचती है, जहां से ब्लड उनको उठा लेता है, ठीक है, ब्लड उठा लेता है। ब्लड लेकर कहाँ जाता है, ब्लड अपने साथ उस ऑक्सीजन को, यानी कि वो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो वो ब्लड अपने साथ उसके बाद ग्लूकोज को लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से,
ग्लूकोज को लेता हुआ सीधा सारे ऑर्गन्स में घूमता है और वहां एनर्जी बनाता है। अब कैसे एनर्जी कहाँ बन रही है और कैसे, वो देखना बाकी है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ आ गया, इतना ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ से मैं समझा देती हूँ। ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स में गई यानी कि एल्वियोलाई में, ब्लड ने उनको वहां से उठा लिया, ऑर्गन्स में घूमा, एनर्जी बनी, एनर्जी बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, मतलब कि ब्लड अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो चुका है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डी ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। और अब लंग्स में दोबारा इसने यानी कि CO2 को भेज दिया है एल्वियोलाई में यानी कि, और ये बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी चीजें क्लियर हुई यहाँ पर। अब रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन के बिना एनर्जी कैसे बनेगी, सब बनेगी, अब दिखाएंगे। एरोबिक में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। देखो क्या हुआ, ग्लूकोज है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, एक सेकेंड फटाफट से समझेंगे। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, आपको याद है ना, 6C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है। तो कार्बन 6 कार्बन है, राइट, तो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ग्लूकोज ब्लड ले लेता है, इसको ब्लड ले लेता है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड ग्लूकोज को उठा लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, और फिर कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में जाता है। अच्छा, ऑर्गन्स में जाता है यानी कि ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, टिश्यू में जाता है, टिश्यू से सेल्स में जाता है। मैंने बताया था सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, तो यानी कि इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्लूकोज को लेकर के वो पहुंच चुका है, पहुंच चुका है। और वहां पर ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, ये देखो ये सेल है, पूरे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अच्छा, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे मान लो कुछ एक लाइजोसोम है, फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। और साइटोप्लाज्म तो है ही, जो हवा, जो इसको हम एयर कह रहे हैं कमरे के लिए, और साइटोप्लाज्म कह रहे हैं हम उसको सेल में। तो सेल में हमारा ग्लूकोज ब्लड के साथ पहुंच चुका है, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आकर वो 3 कार्बन कंपाउंड बन चुका है, जिसको हमने नाम दिया है पायरूवेट का। किसका नाम दिया है, पायरूवेट का नाम दिया है, पायरूवेट का नाम दिया है 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कि आप देख रहे हो ये फर्दर ब्रेकडाउन यहाँ हो चुका है, इसका 6 से 3 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। अब आप कहेंगे ना कि भाई अभी तक ब्रेकडाउन, फर्दर ब्रेकडाउन होना था फूड का ताकि एनर्जी बन सके। तो ग्लूकोज अब देखो सिंपलर से सिंपलर भी फर्दर ब्रेकडाउन हुआ है, उसका भी 3 कार्बन कंपाउंड्स में हो चुका है। अब यहाँ पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, ब्रेक हो गया। अब साइटोप्लाज्म कहता है अब सेल का दूसरा ऑर्गेनेल संभाले, तो अब ये 3 कार्बन कंपाउंड पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फर्दर ब्रेकडाउन अगर आप देखें इसको, ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है फर्दर ब्रेकडाउन हो गया इसका 1 कार्बन कंपाउंड में। तो आप CO2 अगर देखें तो CO2 में 1 कार्बन कंपाउंड ही है ना, तो 1 कार्बन कंपाउंड में और भी ज्यादा, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर पायरूवेट का जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन CO2 में हो चुका है, 1 कार्बन कंपाउंड में हो चुका है। तो अगर मैं पूछूं, अगर क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर पूछे आपसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से हैं, वो ये प्रोडक्ट्स हैं। जाकर के आखिरी में क्या बना, CO2 बना, वाटर बना, और एनर्जी खूब सारी प्रोड्यूस हुई। कितनी, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आई। अब जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बन गया। ब्लड क्या करता है, अब ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को तो यूज हो चुका, अब ब्लड रह गया। ठीक है, ब्लड रह गया, ब्लड ने अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया,
और फिर चल दिया। कहाँ, किस तरफ चल दिया? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आ गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो वही काम करेगा ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर चल दिया लंग्स की तरफ यानी कि एल्वियोलाई की तरफ, और एल्वियोलाई को उसने कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी। उसने कहा तुमने ऑक्सीजन दी, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। उसने वापस किया, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को मिली और एल्वियोलाई ने उसको ट्रैकिया के थ्रू, हमारी नोज के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया। प्रोसेस यही है, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ आ गया? सब कुछ कह रही हूँ, ठीक है, सब कुछ समझ आ गया। तो मतलब कि यहाँ आपने समझ लिया। अच्छा, एक चीज अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, भागना किसी को नहीं है, अभी अभी और चीज रह गई है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी करती रहती हूँ, मतलब रह गई हैं चीजें अभी समझनी। देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, लेकिन हमारी बॉडी में एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। और कहाँ होता है? आप सोचेंगे ना कि भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? देखो जब तुम एक्सरसाइज करते हो, पुशअप्स, डंबल्स, है ना, और कार्डियो वाली एक्सरसाइज जो होती है रनिंग एंड ऑल की, तो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है और बहुत थकते हो तुम, और सांसें चलती हैं, हार्ट बीट, है ना, तो ये सब होता है। अभी क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, इसलिए ये सब पहली बात होता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहां पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम ब्रीद कर रहे हैं, देखो ब्रीद कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को जिन पार्ट से हम एक्सरसाइज हो रही है उन पार्ट्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में, उस टाइम गैप में हमारी बॉडी खाली नहीं बैठती है। कौन सा रेस्पिरेशन करती है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में अब हो रहा है, तो इसलिए वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपकी मसल सेल्स में अगर पूछ लिया जाए कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे कि मसल सेल्स में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको पेन फील होता है कभी कभी, क्योंकि वहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, वो लैक्टिक एसिड का बनता है। आप जानते हो ना, 3 से 4 दिन आपका पेन रहता है। पहली पहली बार जिम करने जाओगे तो जिस हाथ से डंबल उठाया है उस हाथ में पेन होता है 3 से 4 दिन, है ना। वो क्यों हो रहा है? वहां पे लैक्टिक एसिड हो गया है, वहां पे जमा हो गया लैक्टिक एसिड। एंड प्रोडक्ट जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई थी वहां पर उस पोर्शन में, उस हाथ में, उस पार्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड बना। मैं इसको दिखाती हूँ, राइट। ये चीज जो है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, ग्लूकोज जो है, सेम प्रोसेस पहले तो होता है साइटोप्लाज्म में, हो जाता है कि पायरुवेट में टूट गया। उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। मैंने आपको पहले समझाया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है। अब यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अब सीधा लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ मतलब ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी जो होती है वो भी कम होती है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो 2 एटीपी आप यहाँ लिखा हुआ है, तो अब वहां पे एरोबिक में 38 एटीपी था, और यहाँ पे एन एरोबिक में 2 एटीपी ही है। तो आप देख रहे हैं, मतलब एनर्जी भी कम बन रही है और कंप्लीट ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है। तो इस केस में ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनता है, इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, ठीक है। हमारी बॉडी में ही दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन होती है, आई मीन, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपने समझी। दूसरा आप समझो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट। देखो बेटा, यीस्ट जो होता है वो यूनिसेल्युलर फंजाई है, ठीक है, और ये इसमें जो प्रोसेस है, इसमें एब्सेंस में होता है जो भी रेस्पिरेशन होता है, और उसको कहते हैं हम फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज है, पहले तो प्रोसेस सेम रहता है, 6 से 3 में बदला। जो यीस्ट का सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, उसमें जाकर के ये 3 में बदला। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाना नहीं है इसने। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और 1 कार्बन तो यहाँ पे CO2 में है। तो आप देख रहे हो 3 का 3 ही है, तो फिर से ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं।
फिर से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, जो एनर्जी रिलीज हुई वो 2 एटीपी की ही हुई। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एनर्जी भी कम रिलीज हुई और प्रॉपर ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। तो ये भी एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया जो कि यीस्ट में हुआ है। ये क्या है आपका, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक उसमें हम काउंट करेंगे इसको, किसमें काउंट कर सकते हो तुम, फंजाई जो होता है आपके ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होते हैं, एनिमल्स वगैरह में काउंट कर लो सीधा, और क्या यार। यीस्ट वैसे एक एनिमल नहीं होता है ना, फंजाई ये कोई एनिमल नहीं है, एनिमल थोड़ी है यार ये, मतलब यीस्ट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन बीइंग के बाहर जो यीस्ट है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ठीक है। तो यीस्ट यार, यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिससे हमारा बेकिंग प्रोसेस वगैरह होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिससे, तो वो यीस्ट होता है, ठीक है। तो यीस्ट एनिमल नहीं है, यीस्ट यीस्ट कोई एनिमल नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें कि ब्लड जो है एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, कितना गंदा हो रहा है ना, गंदा बना दिया, गंदा गंदा बना दिया, कोई बात नहीं यार। ब्लड ही मीडियम है ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन, क्योंकि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को घुमाता है, पूरी बॉडी में CO2 को घुमाता है, लेकर के आता है, तो ब्लड ही एक मीडियम है। अच्छा, 97%, यानी कि देखो हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड लेकर के जाता है, ठीक है, ब्लड लेकर के जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। ये मैं आपको किसमें बताऊंगी, सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे, तो दोनों चीज प्रेजेंट होती है। और जो सेल्स है उसमें जो RBC वाले सेल है, यानी कि रेड ब्लड सेल हैं, उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, सभी ने सुना है, सभी ने सुना है, हीमोग्लोबिन, HB, ठीक है। तो HB प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो 97%, यानी कि आप ये लगा लो पूरी जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो RBC के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। ब्लड के अंदर जो सेल है RBC वो ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड ये ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑप्शंस दे दिए जाए, प्लाज्मा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या ब्लड कर रहा है, तो ब्लड कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, RBC कर रहा है, WBC कर रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, ब्लड लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो आप RBC मार्क करोगे। और अगर ब्लड ऑप्शन में है भी तब भी आप RBC मार्क करोगे, क्योंकि RBC ही एक वो है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर होता है, ब्लड को नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, RBC ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जो बच गया है 3% जो बच गया है वो प्लाज्मा लेकर के जाता है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, RBC भी प्रेजेंट होता है। तो RBC 97 ऑक्सीजन को 97% ऑक्सीजन को RBC करता है, और 3% रिमेनिंग है उसको प्लाज्मा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 20 से 25% अगर लगाएं तो RBC लेकर के जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, 70% के करीब लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाती है। बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3-, ठीक है, इसके थ्रू इस आयन के थ्रू फ्लो होती है। और जो 7% है वो प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, अब देखो ऑक्सीजन को RBC ट्रांसपोर्ट करती है और RBC में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लिख लीजिए। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है तो उसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, लिख लीजिए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, उसकी एफिनिटी जो है 4 ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो मतलब कि 1 हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। लास्ट एक चीज कर लेते हैं जो कि ये है, ये आप खुद भी कर सकते हो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो जो लैंड पे रहते हैं वो तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है वहीं से लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिशेस जो है तेजी से ब्रीथ क्यों करती हैं, जब हम टेरेस्ट्रियल से कंपेयर करते हैं, यानी कि जो जमीन पे रहते हैं उन एनिमल से ज्यादा तेज एक्वाटिक वाले क्यों ब्रीथ करते हैं, फिशेस क्यों ब्रीथ करती हैं, वो इसीलिए क्योंकि
जो पानी में ऑक्सीजन कम होती है, डिजॉल्व होती है, वो पानी में होती है और वो कम होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो पानी में ऑक्सीजन कम है तो जल्दी 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 ब्रीथ कर लेते हैं। अच्छा, लार्ज सरफेस, अब एल्वियोलाई जो प्रेजेंट होती है, ये एल्वियोलाई होती है एक, अगर मैं एल्वियोलाई का इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाऊं, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का, ठीक है, या इरेगुलर, ये एल्वियोलाई है। तो अब इसका जो सरफेस एरिया है ना वो बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इसमें भर सके। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरेगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए एक तो ये इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दूसरी, ये थिन होती है और डेलिकेट होती है, क्यों? ताकि आराम से ऑक्सीजन को वो ब्लड में दे सके और ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से ले सके। क्योंकि अगर मोटी सी होगी तो कैसे लेगी, जैसे एल्वियोलाई है, ये मोटी सी होगी तो कैसे लेगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई। और मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई का मतलब है कि जो एल्वियोलाई है उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड का सप्लाई होता रहता है। लंग्स में भी तो ब्लड होगा तभी कुछ बात बनेगी ना, समझ रहे हो आप बात को। कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं, ये मतलब मोर एंड मोर ब्लड को सप्लाई करते रहते हैं ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन का मिलती रहे और देते रहे। सारी चीजें यही हैं कि मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एल्वियोलाई है, कैपिलरीज इसमें लगी हुई हैं, तो मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई एल्वियोलाई में होता है, ठीक है, ठीक है, फाइन। ताकि ये ब्लड से घिर ही रहे, ताकि इनको कोई कमी ना हो, बस यही चीज है। आज का आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना जरूर कि ठीक था, अच्छा लगा, मजा आया, रेस्पिरेशन पढ़ने में क्लियर हुई चीजें। आगे हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कुलेशन, उसमें और भी मजा आएगा। बड़ा अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट है एक्चुअली, है ना, बहुत उसमें अच्छा लगेगा आपको। एक एक चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक रेस्पिरेशन की। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे, वहां रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ, ठीक है, जरूर करती हूँ, ये मैं जानती हूँ। तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फाइनली हम खत्म करते हैं चैप्टर, नेक्स्ट में जरूर हाजिर होंगे सारे के सारे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ब्लड, भाई बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट लो थोड़ा, बैटरी भी गई, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।